दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका सबको पता था। क्योंकि पता इसलिए था क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है, नेशनल लेवल का है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है और सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस पर विपक्ष और पक्ष यानी विपक्ष और भाजपा जो केंद्र सरकार में है, सत्ता में है, उसके बीच पिछले कई दिनों से, लगभग 10 वर्षों से ही, जब 2014 के अंदर भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई तब से लेकर आज तक विवाद जो हैं वो लगते रहें, चलते रहें। मोदी पर आरोप भी लगते रहें और विपक्षी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहें। और मेन मुद्दा भ्रष्टाचार की था, चार ही था, जिसके आधार पर केंद्र में भाजपा जो है वो सरकार बना पाई। क्योंकि 2G स्कैम जैसे बहुत बड़े आरोप लगे थे कांग्रेस सरकार पर। लेकिन ये अलग बात है कि 2G घोटाले से आज तक कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। और जितने भी आरोपी थे 2G घोटाले के अंदर वो सब बरी हो गए और भाजपा के शासनकाल में ही हुए। तो इससे आप जान चुके होंगे कि राजनीति के किस प्रकार खेल खेले जाते हैं। और 2017 में इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक नया अधिनियम बनाया गया, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, बहुत बड़े बहुमत की सरकार है और इसीलिए वो मनमानी करते हैं। उन पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं विपक्षों द्वारा। तानाशाही, गुंडागर्दी सामने हर दिन निकल कर आती है। भाजपा के बड़े बड़े लीडर जो हैं उन पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगते हैं, गैंगरेप के आरोप लगते हैं, जो जैसा कि दिलीप सेंगर थे उन पर आरोप लगा और उन्होंने पीड़िता के परिवार को ही खत्म कर दिया। उसी प्रकार ब्रजभूषण जो है कुश्ती महासंघ के चेयरमैन थे, उन पर भी जो महिला कुश्ती पहलवान थी उन पर आरोप लगाया छेड़छाड़ का, उत्पीड़न का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो सरकार के अंदर जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं भाजपा के, उन पर तरह तरह के आरोप लगते रहें और वो इस बात को कहकर पीछा छुड़ाते रहें कि इससे पहले भी होते थे, कांग्रेस के शासनकाल में भी होते थे। ये दलील बिल्कुल कुतर्क है। आपको सत्ता सौंपेगी आम लोगों ने, देश की जनता ने आपको बहुमत की आपकी सरकार बनाई और उसके बाद आप अगर कांग्रेस के ही नक्शे कदम पर चलेंगे तो फिर जनता ने जो सोचा तो उस सोच का क्या हुआ, उसको आप कुचल रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के नाम पर आए तो वो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, अब उससे क्या निकल कर सामने आ रहा है, उसमें तो भाजपा पे ही आरोप लग रहे हैं। 60% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है वो सारी राशि जो है भाजपा के खातों में गई। और भाजपा के इशारों पर क्या SBI जो है खेल रहा था, क्योंकि ये मामला जो है कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी याचिकाएं थी। जब उनको एक साथ सुना गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो कानून बनाया गया था 2017 के अंदर, उसे अवैध घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक बताया गया। और उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने SBI से कहा कि आप पूरा डाटा, जिन लोगों ने, जिन कंपनियों ने जिस पार्टी को चंदा दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, उनका पूरा डाटा आप चुनाव आयोग को 6 मार्च तक उपलब्ध करवाएं। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ये 15 फरवरी को सुनाया गया था और 19 दिन के बाद 6 मार्च तक का समय दिया था, 19 दिनों का सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि इतने दिनों के अंदर ये पूरा जो डाटा है ये चुनाव आयोग को सौंपा जाए। और ये भी निर्देशित किया कि चुनाव आयोग है वो इस पूरे डाटे को जो है प्रकाशित करेगा, अपनी वेबसाइट पर डालेगा। लेकिन 4 मार्च को ही SBI ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होकर कहा कि ये वक्त बहुत कम है और इस के लिए बहुत वक्त लंबा चाहिए और 30 जून तक का समय मांगा। और तभी से भाजपा पर ये संदेह पैदा हो गया, आशंका हुई तमाम विपक्षी दलों को कि भाजपा के इशारों पर SBI ये समय ले रहा है, क्योंकि डाटा जो है वो तो चंद घंटों का या चंद दिनों का, यानी 5-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और उसमें सारा डाटा जो निकल कर सामने आ जाएगा। क्योंकि
कंप्यूटर युग है और कंप्यूटर में सारा जो है डाटा रजिस्टर होता है, इसलिए ये गले किसी के भी ये बात नहीं उतरी, ये दलील बिल्कुल फर्जी दिखाई दे रही थी। इसीलिए उसके लिए पुनः सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च का समय दिया और 11 मार्च को फिर पेश होकर एसबीआई ने फिर कुछ आधा अधूरा जो है डाटा सौंपा और फिर 18 मार्च को फिर से उन्होंने बहानेबाजी की, लेकिन उन्होंने जो भी डाटा दिया उसमें यूनिक नंबर नहीं बताया गया। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जिन कंपनियों ने, जिन लोगों ने, उद्योगपतियों ने खरीदे थे, उन पर यूनिक नंबर नहीं था और ये यूनिक नंबर है, उससे ही सारा पता चलने वाला था कि किस बॉन्ड को किस पार्टी ने भुनाया, किस पार्टी के खाते में उस बॉन्ड का पैसा गया। तो ये यूनिक नंबर जो नहीं बताया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर एसबीआई को डांटा, फटकार लगाई और कहा कि 21 मार्च तक आप ये यूनिक नंबर भी उपलब्ध कराएंगे चुनाव आयोग को, और ऐसा ही हुआ। अब ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो है एसबीआई इस प्रकार के बार बार लंबा समय और इस प्रकार झूठ बोल रहा था और जो डाटा देने में आनाकानी कर रहा था, तो इससे स्पष्ट पता चल रहा था कि कोई तो है इसके पीछे इस प्रकार जो कुछ छुपाना चाहता है। तो जाहिर है विपक्ष का आरोप सीधे प्रधानमंत्री पर लग रहा था और जैसा कि आपको मालूम है प्रधानमंत्री हर किसी मंच से यही भाषण देते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके विरुद्ध ईडी काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी है प्रधानमंत्री खुद। और जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये भंडाफोड़ हुआ तो आज बीजेपी वालों को मुंह छुपाए छुप नहीं रहा, क्योंकि जो बातें विपक्ष कह रहा था वो सारी सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी का जो चुनावी प्रचार है, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए उससे क्या कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी? इसी बात को लेकर कल 22 मार्च को सुबह सुबह राहुल गांधी, अजय माकन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी, रमेश जयराम, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया, उन्होंने खुलासा किया कि जब भाजपा के खाते में इतने हजारों करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पहुंचा है और ये पूरी तरह से साफ हो चुका है, स्पष्ट हो गया है, लेकिन हमारे जो है 285 करोड़ रुपए जो बैंकों के अंदर जमा थे उनको फ्रीज कर दिया गया खातों को, यानी 11 खातों का उन्होंने जिक्र किया है कि 11 खातों के अंदर 285 करोड़ रुपया जो है वो जमा था, उसे फ्रीज कर दिया गया और आईटी ने करवाया है। और इसलिए करवाया है कि आपने इनकम टैक्स नहीं दिया। अब इनकम टैक्स जो है वो कांग्रेस बता रही है कि ये जो है इनकम टैक्स फ्री होता है, राजनीतिक दलों को ये टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि इनकम टैक्स लगता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। टैक्स तो भरना चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, 19 अप्रैल से चुनाव जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, 1 जून तक चुनाव का समय है, 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीने तक जो है लोकसभा चुनाव होंगे। और उससे पहले यानी 2 महीने पहले जो खाता फ्रीज किया गया कांग्रेस का, तो इसका सीधा सीधा जो है केंद्र की सरकार पर ही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनके खाते इसलिए फ्रीज किए गए ताकि वो अपनी चुनावी सामग्री ना खरीद सकें, पोस्टर ना लगा सकें, या जो प्रत्याशी होंगे खड़े लोकसभा चुनाव के तो उन्हें जो पैसा ना दे सकें, विज्ञापन ना छपवा सकें। तो इस प्रकार का उनका दर्द था। उन्होंने अब ये बिल्कुल स्पष्ट जो देश के आम लोगों से अपील की कि ये फैसला आप लोगों ने ही करना है। अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष तौर पर अपना काम करने के लिए स्वतंत्र रखना चाहते हैं, तो आप इन चुनावों के अंदर सोच समझ कर मतदान करें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा बराबरी का, यानी जो चुनाव होता है तो उनके लिए जो पैसा
जिस प्रकार भाजपा के पास है उस हिसाब से हमारे पास तो आया ही नहीं। ये कहीं ना कहीं जो चुनावी जो बॉन्ड हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, उनके संबंध में वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि ये एक षड्यंत्र के तौर पर इस प्रकार का अधिनियम बनाया गया, 2017 में बनाया गया, जबकि इससे पहले केवल जो भी कंपनियां थी उनके बारे में इस प्रकार का रूल था कि वो अपने जो इनकम है, लाभ जो होता है किसी भी कंपनी को, तो लाभ का 7.5% वो जो है राजनीतिक दलों को देंगे। लेकिन 2017 में एक ऐसा ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया गया और जिसमें जो है गुप्त रखा गया कि किसी को ये अधिकार नहीं है ये जानने का कि कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इस प्रकार की इस कानून के अंदर प्रावधान बनाए गए, जिससे ये स्पष्ट पता चलने लगा कांग्रेस को और अन्य दलों को पता चलने लगा कि किस प्रकार ईडी जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है उन्हें गिरफ्तार करती है, छापेमारी करती है, और उसी के बाद कुछ दिन बाद वही कंपनी सरेंडर हो जाती है भाजपा के सामने या ईडी के सामने, क्योंकि इसके पीछे जो भाजपा का ही हाथ बताया जा रहा है। ईडी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं वो भाजपा के इशारे पर काम करती हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। उनके अंदर नियुक्तियों को लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी की पसंद के अधिकारी जो है उनकी यहाँ नियुक्ति होती है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आपको ये भी मालूम है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन जो है कानून जो है बनाए, भाजपा को लगा कि ये उनके लिए अच्छे नहीं है, उनके लिए जो कानून है ये नुकसानदायक है, और उन्हें अध्यादेश लाकर ये पलट दिया गया। एक तो दिल्ली सरकार के लिए था, जो अरविंद केजरीवाल की रिट पर फैसला आया कि जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार जो दिल्ली सरकार को दिया जाए। दिल्ली की सरकार एक चुनी हुई सरकार है, स्वतंत्र है, लेकिन भाजपा ने क्योंकि बहुमत है इसलिए अध्यादेश लाकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जजमेंट था, उसे पलट दिया गया। इस प्रकार से जो है भाजपा पर आरोप लगते ही रहे और आज तक भाजपा जो है उन्होंने एक तरह का अभियान चला रखा है, जितना भी विपक्ष है उसे कमजोर कर दिया गया है। और ऐसा लग रहा है मानो जो भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है और इससे मुक्त होना चाहिए देश को, यानी कांग्रेस से मुक्त भारत का उन्होंने ऐसा नारा दिया। और उसी अंधभक्ति में लोग जो हैं आम, मोदी को इतना तो पता है ही कि देश के अंदर जो अनपढ़ता है वो बहुत ज़्यादा है, और जो पढ़े लिखे वर्ग भी है उनको भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, क्योंकि आम लोग जो हैं वो अपने धंधे में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। वो इस प्रकार की राजनीतिक पेचीदगियों के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और वो केवल अंधभक्त बनकर ही रह जाते हैं। जैसा उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है भाजपा की, उससे जैसा ज्ञान मिलता है उसी की वो गांठ बांध लेते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और वो इतना उनका ब्रेन वॉश हो चुका है कि वो किसी भी दूसरे यानी विरोधी या विपक्षी पार्टियों के किसी भी नेता की बात सुनने को ही तैयार नहीं होते। वो तो मोदी के नारे लगाने में ही व्यस्त रहते हैं। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो भंडाफोड़ हुआ है उससे बिल्कुल स्पष्ट पता चल चुका है, और ईडी ने जो विरोधियों के विरुद्ध अभियान चला रखा है छापेमारी का, और कांग्रेस या अन्य दलों के जो नेता लोग हैं उन्हें ईडी के भय से डर दिखाकर छापेमारी करके भाजपा के अंदर ज्वाइन कराया जा रहा है। तो इसका मतलब है वन नेशन वन पार्टी, यानी भाजपा नहीं चाहती कि उनके सामने कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी ही बच पाए। वो सभी विरोधी जो पार्टियां विपक्षी दल हैं उनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है भाजपा पर, और जिस प्रकार आरोप लगाए हैं वो थोथे कोरे आरोप नहीं है, उनमें सच्चाई भी है, वो तथ्यात्मक सबूत अब तो मिल चुके हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। तो जागरूक नागरिक हैं जो देश के,
जो दिलचस्पी रखते हैं चुनावों के बारे में, देश के अंदर किस पार्टी का शासन होना चाहिए, कौन सी पार्टी की विचारधारा ठीक है, किसकी देश के विरुद्ध है, कौन सी पार्टी संविधान को बचाने की बात करती है, कौन हिंदूवादी सोच की है, राष्ट्रवादी सोच के झूठे प्रोपोगंडे चलाती है, ये जो जागरूक नागरिक हैं जो उन्हें इन चीज़ों का सब पता है। लेकिन जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल की कल 22 तारीख को अचानक गिरफ्तारी होती है तो 21 तारीख को ही इलेक्टोरल बॉन्ड की तमाम जानकारी जो है SBI द्वारा चुनाव आयोग को सौंप दी गई और तुरंत ये जो डाटा सौंपने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर और नेशनल कई अखबार, वैसे तो अधिकतर अखबार भी बिके हुए हैं और उन पर भी मोदी का दबदबा है, अमित शाह का दबदबा है कि उनके खिलाफ उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो जाए। पूरे देश के अंदर ऐसा जो है, जैसा पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भगवंत मान कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर लागू है। हर कोई डर रहा है, कोई मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहता। विरोधी पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं या उनके बड़े बड़े MP सांसद हैं या शीर्ष दिग्गज नेता हैं, उनके अलावा आम जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं या छोटे मोटे विधायक हैं, वो डर के मारे मुंह से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उन्हें इस वक्त बात का हमेशा डर रहता है कि अगर वो कुछ मुंह से बोलेंगे, भाजपा के विरुद्ध बोलेंगे, तो उन्हें देशद्रोही घोषित किया जाएगा। उनके विरुद्ध व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर पता नहीं क्या क्या उगला जाएगा जहर, और उन पर ED की कार्रवाई कब हो जाएगी किसी को पता नहीं, कब उन्हें उठाकर जेल के अंदर ठूंस दिया जाएगा। क्योंकि PMLA एक्ट जो है, कानून है, उसके अंदर प्रावधान ही इस प्रकार के बनाए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति पर कैसा भी आरोप लगाकर बिना पूछताछ के उसे गिरफ्तार कर जेल में डाला जा सकता है और उसे अदालत से जमानत भी नहीं मिलती, क्योंकि वो केवल और केवल ED की दया पर उसी का कृपा पात्र बनकर ही रह जाता है। क्योंकि अदालत भी इसमें जमानत जल्दी सी नहीं दे सकती जब तक कि ED खुद न कोर्ट में पेश होकर कहे कि हमें जमानत के संबंध में कोई ऐतराज नहीं। अगर न्यायालय बेल देता है तो बेशक दे दे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो इस प्रकार के PMLA के अंदर प्रावधान किए गए। तो मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि PMLA का मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी जो अवैध तरीकों से धन कमाया गया, पैसा कमाया गया, उनको वैध यानी सफ़ेद कैसे किया जाता है, ये एक इसके अंदर उसके विरुद्ध ये कानून बनाया गया है। और इस कानून को के अंदर, कानून हालांकि ये बहुत पहले का है, 2002 के अंदर बना था, लेकिन 2018 के अंदर इसमें भाजपा ने अपने ही सुविधा मुताबिक इसके अंदर इस प्रकार की जो है चेंज किया, इसके अंदर कुछ बदलाव किया गया और 2023 में इसके अंदर पुनः बदलाव किया गया और इन्हें इतना सख्त कठोर बना दिया गया क्योंकि बहुमत की सरकार है और पार्लियामेंट के अंदर मोदी सरकार ने ये जो है इसके अंदर कुछ धाराएं और जोड़ दी। इसलिए अब कानून जो इतना सख्त हो चुका है कि इसमें जो है अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये एक ऐसे हथियार के रूप में जो भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है। जितने भी पक्ष के नेता है, जैसा कि आपको मालूम होगा, हेमंत सोरेन पर जो है सेना की ज़मीन को बेचने के बीच मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया और जो आरोपी थे उन्हीं को उसमें अप्रूवर बनाया गया यानी गवाह बनाया गया और उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। जेल में पड़े हैं हेमंत सोरेन। इसी प्रकार जो है दिल्ली के आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं या राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हैं
या सत्येंद्र जैन हैं। और अब जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन भाजपाई नेताओं को इन सब चीज़ों का पहले से ही पता होता है। भाजपा के लोग पहले से ही कह रहे थे अरविंद केजरीवाल के बारे में, हर मंच से पूरे जोर शोर से दहाड़ कर कह रहे थे कि अब अरविंद केजरीवाल जो है उनकी गिरफ्तारी होगी, वो जेल के अंदर चक्की पीसिंग इस प्रकार के वो मजाकिया लहजे में इस प्रकार की बातें करते थे। तो इन्हीं बातों से ये सब अब जाना जा सकता है कि ईडी की जो कार्रवाई जिसके भी विरुद्ध होती है, तो उसमें ईडी का दिमाग नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दिमाग काम कर रहा है। ये सब उनके द्वारा किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विपक्षी दल है, तमाम दल जो हैं वो इसी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो तथा कथित दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का, जिसके माध्यम से जो भाजपा दुनिया की बहुत बड़ी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। और लेकिन उसके बाद अगर इनका यानी भाजपा का इतना ही रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, तो फिर ये इस प्रकार अवैध तरीके से या एक तरफा कार्रवाई करके विपक्ष को कुचलने का क्यों काम कर रही है। जिस प्रकार भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम किया है, उसी प्रकार जितने भी विपक्षी दल हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है या तानाशाही शासन स्थापित करने की चेष्टा चल रही है। क्योंकि वन नेशन वन पार्टी वाला जो फार्मूला है उसी पर भाजपा काम करती नजर आ रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब देश के अंदर जो मैसेज जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि देश के अंदर इसी प्रकार आने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं अगले महीने में अप्रैल में, उससे पहले और भी बहुत सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं पर ये गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ऐसा माना जा रहा है। और इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भाजपा के खुद बड़े बड़े नेता ही इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। तो देश के अंदर कोई कानून नाम की कहीं चीज दिखाई नहीं दे रही, और इसीलिए जो है भगवंत मान या आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इसी प्रकार की भाजपा के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि देश के अंदर जो है अघोषित आपातकाल लागू है। और अब ये जनता के हाथ में ही फैसला है कि जनता किसके सिर पर सेहरा बांधती है इस बार के जो चुनाव है, आम चुनाव। तो साथियों, अगर आप जागरूक हैं, राजनीति के अंदर आप दिलचस्पी लेते हैं, लेनी भी चाहिए, क्योंकि देश जो है उसकी बागडोर जिस पार्टी के हाथों में होती है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है देश की हर नागरिक की समस्याओं, देश के आम हर तबके का ख्याल रखना, गरीबी की रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं या झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे हैं लोग, या उद्योग धंधे हैं, या व्यापारी वर्ग है, या मझोले उद्योग हैं, या किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो सबके बारे में सरकार को सोचना होता है कि देश तभी आगे बढ़ेगा, तभी विकास करेगा जब इन तमाम तबकों पर, तमाम उद्योग धंधों पर, चाहे वो छोटे उद्योग हों या बड़े हों, सब को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन जिस प्रकार की ये भेदभावपूर्ण राजनीति की जा रही है, देश चलाया जा रहा है, तो ये देश हित में नहीं है। क्योंकि कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा उन देशभक्तों ने, उन शहीदों ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने अपना देश जो है, देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, इस धरती को खून से सींचा। लेकिन आज देश के अंदर जो जिस प्रकार का माहौल है, डर का माहौल है, अल्पसंख्यक लोग हैं जो उन पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ किस प्रकार नफरत का माहौल तैयार किया जाता है, किस प्रकार फूट डालने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध नफरत पैदा की जा रही, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है,
ये देश के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं कहा जा सकता। अब विपक्षी दलों का तो ये भी भाजपा पर आरोप है कि जिस प्रकार उन्होंने देश की संपत्ति को लूटा, उद्योग धंधों से चंदा दो और धंधा लो, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो उन्हें ऐसे बांटे गए जैसे उनसे उन्होंने पैसे लिए और धंधा दिया, कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेके दिए। तो ये तो अब इलेक्ट्रल बॉन्ड से स्पष्ट पता ही चल रहा है। अब फिर से मैं बात करूंगा अरविंद केजरीवाल की। अब अरविंद केजरीवाल हैं ये अग्रवाल समाज की। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के अंदर राजनीति जो है वो समाज के आधार पर भी की जाती है, जातिवाद के आधार पर की जाती है। जिस प्रकार देश के अंदर इस बार मध्य प्रदेश में यादवों के, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और कभी मौर्य को बनाया जाता है यूपी में, कभी ठाकुरों को बनाया जाता है। पहले राजनाथ सिंह थे, इधर शिवराज सिंह चौहान थे, अब उधर जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उन्हें बनाया गया। अब राजस्थान के अंदर जो है ब्राह्मण जाति के लोग, उनको खुश करने के लिए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्हें बिल्कुल कोई राजनीति के बारे में अनुभव नहीं था। और जिस प्रकार की विपक्ष भाजपा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हैं कि ये पर्ची के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दिल्ली से ही पर्ची आई थी और राजनाथ सिंह जो है वो पत्रवाहक के रूप में यहाँ पहुंचे थे जयपुर में, और उन्होंने वसुंधरा को मंच पर वो पर्ची दिखाई। और उससे पहले वसुंधरा जो है वो फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद मेरी वजह से राजस्थान के अंदर भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, 115 विधायक जीत कर आए हैं, तो इसके पीछे मुझे इसका रिवार्ड मिलेगा, पारितोषिक के रूप में मुझे सीएम बनाया जाएगा। और वो अनुभवी कद्दावर है भाजपा के नेता, और भाजपा की मजबूती, राजस्थान के अंदर मजबूती देने का काम भी प्रमुखता से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही किया। लेकिन उन्हें तब पता चला और उनकी आंखें फटी रह गई जब उन्होंने वो पर्ची देखी जिस पर नाम लिखा था भजनलाल शर्मा। अब इसके पीछे सीधी जो है समाज को देखकर ये रणनीति बनाई गई कि राजस्थान के अंदर जो ब्राह्मण समाज है उनको यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाए, ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति को। अब भजनलाल शर्मा जो वो भरतपुर के रहने वाले हैं, अब वो तो वहाँ विधायक का चुनाव भी हार चुके थे, वो वहाँ कभी सरपंच भी नहीं बनाए जा सके। लेकिन क्योंकि उनको पहले से मोदी की नज़रों में वो पहले से आ चुके थे, मोदी जी उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक ऐसी मजबूत सीट सांगानेर की, जयपुर की सांगानेर की सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और निश्चित तौर पर उन्हें बहुत बड़ी अंतराल से जीत मिली और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उससे पहले किसी को ये मालूम तक नहीं था। दिया कुमारी भी उम्मीदवार थी मुख्यमंत्री बनने की, उधर राज्यवर्धन सिंह भी था। लेकिन बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अकेले ही एक ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो अग्रवाल समाज से आते हैं, और अग्रवाल समाज में बहुत जो है वो देश का बहुत बड़ा समाज है अग्रवाल समाज। और उसके आज़ादी के बाद से ये पहला मौका था कि एक अग्रवाल समाज का जो है मुख्यमंत्री बना, चाहे वो किसी भी प्रांत में बना, लेकिन दिल्ली में ही बना। लेकिन उसको भी किस प्रकार मोदी की रणनीति मान लीजिए या भाजपा की रणनीति या चुनावों से ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और एक बहुत बड़े स्टार प्रचारक भी हैं। और मोदी जी को, भाजपा को इस बात का कहीं ना कहीं बिल्कुल भय था, डर था कि अभी जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसके अंदर अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार उनका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, तो निश्चित तौर पर जाहिर है पूरे देश में घूमेंगे और उनका जो वक्तव्य होता है, भाषण होता है, वो बिल्कुल असरदार होता है, प्रभावपूर्ण होता है और प्रभाव छोड़ने वाला होता है। इसलिए उनको कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा था और उन्हें बिना सबूतों के, बिना किसी आधार के गिरफ्तार कर लिया गया। और अब इसलिए इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि
जो पी शरत चंद्र रेड्डी है, उन्होंने दिल्ली के अंदर जो शराब नीति, नई शराब नीति लागू की थी, उसके अंदर उन्हें ठेके मिले थे और ईडी द्वारा जो उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया। कुछ और भी यानी 30-32 लोग हैं इस शराब नीति के अंदर जो मुलजिम हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन शरत चंद्र रेड्डी जो है वो कम से कम 4 महीने जेल के अंदर रहे और ईडी जिस प्रकार ऊपर से इशारा होता था उसी के अनुसार जो है शरत चंद्र रेड्डी पर दबाव बनाया गया ईडी द्वारा। और जब उसने हाँ भर ली कि हाँ ठीक है, मैं अप्रूवर बनता हूँ, यानी मैं अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध गवाही दूंगा और ये कहूँगा कि मेरी अरविंद केजरीवाल के साथ लेन देन की बात हुई थी, मैंने उन्हें 100 करोड़ रुपया दिया था। तब जब ये इस प्रकार ये सारी बात जो है तय हो गई, उसके बाद उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई और उसमें ईडी ने बिल्कुल साइलेंट यानी अपनी चुप्पी साध ली। और उन्होंने जब रेड्डी ने कहा कि मेरी पीठ में दर्द है और मुझे बेल चाहिए, तब ईडी ने बिल्कुल इसका कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर इनकी पीठ में दर्द है और न्यायालय ने बेल पर छोड़ना चाहता तो बिल्कुल बेशक छोड़ सकता है। तो तभी इसी बात से ही पता चल रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, यानी सेटिंग हो चुकी है। और इसलिए क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने 4-5 करोड़ रुपया जो है भाजपा के लिए बॉन्ड खरीदे और भाजपा ने उन्हें तुरंत भुना भी लिया। और जब उन्हें जमानत मिली उसके तुरंत बाद उन्होंने 25 करोड़ रुपया फिर भाजपा के लिए 25 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे और उसके बाद फिर खरीदे और इस प्रकार 59 करोड़ 50 लाख रुपए भाजपा के लिए उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे। तो इन चीज़ों से स्पष्ट पता चल रहा है कि उन्हें जो सरकारी गवाह बनाया गया केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, जेल में ठूंसने के लिए, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए। अब इतनी तक तो ये बात हो चुकी है। अब जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करेंगे, देश जो दिल्ली की वो सरकार चलाएंगे जेल में रहते हुए, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल में जाने के बाद जो है मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। तो इस पर भी अब भाजपा क्या एक्शन लेती है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो दिल्ली के, वो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार जो है वो रद्द कर सकते हैं या जो है धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भी लागू करवा सकते हैं। ऐसी राष्ट्रपति के पास जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सिफारिश कर सकते हैं और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इसलिए कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज जो है आम आदमी पार्टी की पार्टी प्रवक्ता आतिशी सिंह और उनके साथ थी राखी बिड़ला और सौरभ भारद्वाज। तो ये लोग कार से जा रहे थे, लेकिन आगे जो है पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। उन्होंने देखा और भी सब लोग वहाँ से गुजर रहे थे सड़क मार्ग से दिल्ली के अंदर, लेकिन जब इनकी गाड़ी आई तो उन्हें पहचान कर, जैसा कि आतिशी आरोप लगा रही है कि पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे और उन्होंने बैरिकेड्स भी लगा रखे थे और वो देख कर जाने दे रहे थे। लोग बाकी सब जा रहे थे, लेकिन उनकी जब गाड़ी आई तो उन्होंने रोक लिया। तब उनकी काफ़ी वहाँ झड़प भी हुई, तो मैं भी हुई और पुलिस ने कहा कि धारा 144 लगी हुई है। अब ये भी एक कमाल की बात है, ये भी एक सवाल है, सोचने वाली बात है कि जब भी कोई जंतर मंतर पर जाता है या रामलीला मैदान में जाता है आंदोलन करने या धरना देने या अपनी बात रखने के लिए, तब वहाँ अचानक से 144 जो है धारा लग जाती है और इस धारा के तहत 4 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक साथ एक जगह। तो ये इस प्रकार की जो कानून है उनको कुचला जा रहा है, उनका जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार के जितने भी मैंने बातें कही हैं ये मेरी नहीं है, ये तमाम जो है विपक्षी दल उनके आरोप हैं और मुझे लगता है इनके अंदर बहुत हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनका जो पैसा
जो है बीजेपी के खाते में गया है और बीजेपी को मालूम भी है किन लोगों ने उन्हें पैसा दिया और बदले में बीजेपी ने उन्हें हर तरह का लाभ पहुंचाया। आप जो है एयरपोर्ट को ही देख लीजिए, अडानी के लिए उन्होंने कानून ही पलट दिया और 6 जो है देश के बड़े एयरपोर्ट उन्हें सौंप दिए और 50 साल की लीज पर सौंप दिए। तो इस प्रकार जो है सारी घपलेबाजी, घोटालेबाजी वो निकल कर सामने आ रही है। और अब भी जो भाजपा अपनी बात पर डटी हुई है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो एक ट्रांसपेरेंसी एक्ट था जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का था, मनी बिल था, ये बिल्कुल उसको जायज़ ठहरा रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, जबकि सब कुछ भंडाफोड़ हो चुका है। और इसका किस प्रकार से इस कानून के माध्यम से कंपनियों को तो लूटा ही गया और कंपनियों ने आगे आम लोगों को लूटा। अब आप मेडिसिन के बारे में देख लीजिए, अब ये जो पी शरद चंद्र रेड्डी है, इसकी मेडिकल की अरविंदो फार्मा एक कंपनी है मेडिकल, ये 3 कंपनियां इसकी वो मेडिसिन बनाती हैं। अब उसने जो है करोड़ों रुपया जो है दिया तो उसके बदले में उन्हें छूट मिल गई। अब आज आप देख सकते हैं दवाइयाँ एक आम इंसान की खरीद और उसकी पहुंच से बाहर का जो है मामला बन चुका है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो सरकारें वो फ्री कहीं वो आयुष्मान भारत के जैसी योजनाएं बता रही हैं, कोई चिरंजीवी योजना का बखान कर रहे हैं। तो इसके पीछे यही कारण है कि दवाएं जो हैं बनाने वाली कंपनियों को छूट दे देगी, आप अपनी मर्जी से मर्जी से मनमाने तरीके से उस पर MRP लिख दो और जनता को लूटो। तो इस प्रकार देश के हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। अब जो सोने को ही देख लीजिए, अब सोना जो है 2014 में क्या रेट था और आज 60,000 प्रति 10 ग्राम से जो है कीमत 60,000 से भी ज़्यादा 65,000 के लगभग हो चुकी है, जबकि उस समय केवल 18,000 के करीब थी। अब 10 सालों के अंदर आप परसेंटेज निकाल लीजिए कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ चुकी है। अब बेरोजगारी जो देश का सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, उस पर भाजपा ने क्या किया वो अपना रिपोर्ट कार्ड बता ही नहीं रही, उस पर कभी बात ही नहीं होती, चर्चा ही नहीं होती। अगर चर्चा होती है तो राम मंदिर पर होती है और प्रधानमंत्री जो है खुद कह रहे हैं कि मैं तो एक चाय बनाता था, मैं गरीब घर से मेरा वास्ता रहा है, गरीब मेरा परिवार था, मैं मेहनत मजदूरी करके पेट भरता था, मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू लगाती थी। तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि आपने जब पहले बाल्यकाल में यानी बचपन में गरीबी देखी तो अब देश की पैसों पर ऐश की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। पहले आज मोदी जी से एक ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपसे पहले भी तो बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने तो इस प्रकार कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाखंड नहीं किया, तरह तरह के मेकअप और तरह तरह के डिजाइनेबल कपड़े वस्त्र और एक एक दिन के अंदर 4-5 बार ड्रेसेस बदलने का काम पहले वाले प्रधानमंत्रियों ने किसी ने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनके घर से क्या निकलने वाला है, सरकार का जो है आम लोगों का पैसा अनाप शनाप पानी की तरह बहाया जा रहा है। 2-3 लाख का उनकी जेब में पेन होता है, 2 लाख की घड़ी होती है, रिस्ट वॉच, लाखों रुपए के सूट बूट, बड़ी बड़ी कारें, 12 करोड़ रुपए की कारें, 8 हज़ार का हवाई जहाज घूमने के लिए विदेशों में, और विश्व गुरु हैं, भगवान हैं, राम के रूप में कभी कृष्ण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। और इतनी नौटंकी जुमलेबाजी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और अंत में मैं फिर अरविंद केजरीवाल पर बात करूंगा। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब उनका निकट भविष्य में उनकी रिहाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी चुनाव है, 2-3 महीने का वक्त लगेगा चुनाव में, और इस दौरान उनका बाहर आना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि भाजपा का उद्देश्य केवल और केवल यही था कि इनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, ताकि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी छाप न छोड़ दे,
भाजपा को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए इसी मकसद से उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के प्रचार प्रसार का जिम्मा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ले लिया है। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा मीडिया के सामने आकर ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उनकी सोच को गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता। उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो कभी गिरफ्तार नहीं हो सकती। और उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा, भगवंत सिंह मान, पंजाब के मुख्यमंत्री। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया दोस्तों, प्यारे मित्रों, हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।